जेफरी एप्स्टीन की कहानी सिर्फ उसके गुनाहों की नहीं है। ये कहानी इस बात की है कि कैसे सच को, मतलब पूरे सच को, 2 दशकों तक दबाकर रखा गया। पुलिस रिपोर्ट से लेकर गुप्त कानूनी सौदों तक एक दीवार सी खड़ी कर दी गई थी। तो आज हम देखेंगे कि वो दीवार कैसे टूटी और क्यों सच्चाई को सामने आने में इतना लंबा, इतना मुश्किल सफर तय करना पड़ा। पुलिस हमारी है। जरा सोचिए, सालों तक पीड़ितों को इसी एक लाइन का सामना करना पड़ा। ये सिर्फ कोई धमकी नहीं थी, ये एक पूरा सिस्टम था जिसे उन्हें चुप कराने के लिए बनाया गया था। एक ऐसी दीवार जो दिखती नहीं थी पर थी बहुत मजबूत। इस दीवार को गिराने में 20 साल लगे और अनगिनत लोगों की हिम्मत। तो ये सब शुरू कहाँ से हुआ? कहानी की शुरुआत होती है फ्लोरिडा से, जहां एक इन्वेस्टिगेशन शुरू होने से पहले ही खत्म होती दिखी। और यही वो पहला मोड़ था जिसने आने वाले कई सालों के लिए इस पूरे खेल की बिसात बिछा दी। बात है 2005 की, जब एक 14 साल की लड़की के परिवार ने पुलिस में शिकायत की। पुलिस तो तैयार थी गंभीर आरोप लगाने के लिए, लेकिन पूरा मामला कानूनी दांव-पेंच में उलझ गया। और नतीजा, एप्स्टीन पर एक बहुत ही मामूली सा चार्ज लगा। और 2008 आते-आते उसे एक ऐसी प्ली डील मिल गई जो किसी के गले नहीं उतरी, एक ऐसा सौदा जिसने उसे लगभग हर चीज से बचा लिया था। तो ये मुमकिन कैसे हुआ? एक गुप्त हथियार से, नॉन प्रोसिक्यूशन अग्रीमेंट। ये एक ऐसा समझौता था जो पर्दे के पीछे पीड़ितों से छिपाकर किया गया था। इसने न सिर्फ एप्स्टीन को बड़े फेडरल चार्जेस से बचाया, बल्कि उसके पूरे नेटवर्क को, उसके साथियों को भी कानूनी सुरक्षा दे दी। मतलब इस एक कागज ने न्याय के दरवाजे पे ताला लगा दिया और सच को सालों के लिए दफन कर दिया। लेकिन कानूनी समझौतों के बावजूद कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। सर्वाइवर्स और कुछ पत्रकारों ने इसे दबने नहीं दिया और धीरे धीरे ही सही उस चुप्पी की दीवार में दरारें पड़नी शुरू हो गईं। कुछ सर्वाइवर्स ने चुप रहने से साफ इनकार कर दिया। वर्जीनिया गिफरे जैसी आवाज़ों ने पलटवार किया। 2009 में उन्होंने उसी गुप्त समझौते को कोर्ट में चुनौती दी और यहीं से एक दशक लंबी कानूनी लड़ाई शुरू हुई। इन्हीं मुकदमों की वजह से पहली बार एप्स्टीन के बड़े नेटवर्क और गिस्लीन मैक्सवेल जैसे लोगों का नाम दुनिया के सामने आया। फिर 2011 में मीडिया ने इस आग में घी डालने का काम किया। डेली मेल ने एक इंटरव्यू छापा जिसमें प्रिंस एंड्रू का नाम इस स्कैंडल से जुड़ गया और इससे ब्रिटिश शाही परिवार में हड़कंप मच गया। इस खुलासे ने FBI को भी दोबारा जांच करने पर मजबूर कर दिया। अब ये मामला सिर्फ अमेरिका का नहीं, बल्कि एक इंटरनेशनल स्कैंडल बन चुका था। और फिर आया असली भूचाल। नवंबर 2018 में मियामी हेराल्ड ने अपनी खोजी पत्रकारिता से इस केस में जैसे आग ही लगा दी। जर्नलिस्ट जूली के ब्राउन की रिपोर्टिंग ने उस गुप्त NPA डील और शुरुआती जांच की सारी नाकामियों को फिर से लोगों के सामने लाकर रख दिया। इसके बाद जो जनता का गुस्सा भड़का, उसने अधिकारियों पर एक्शन लेने का जबरदस्त दबाव बना दिया। तो अब देखिए, एक तरफ सर्वाइवर्स का कानूनी दबाव, दूसरी तरफ मीडिया का शोर। इस जबरदस्त कॉम्बिनेशन ने लॉ इन्फोर्समेंट को दोबारा एक्शन लेने पर मजबूर कर ही दिया। अब खेल बदलने वाला था। और इसके बाद तो चीजें बहुत तेजी से बदलीं। 2019 में एप्स्टीन को फिर से गिरफ्तार किया गया, लेकिन उसका ट्रायल कभी हो ही नहीं पाया। जेल में उसकी मौत ने अपने पीछे ढेरों सवाल छोड़ दिए, पर न्याय की लड़ाई रुकी नहीं। उसकी सबसे बड़ी सहयोगी गिस्लीन मैक्सवेल पर मुकदमा चला और उसे सेक्स ट्रैफिकिंग के लिए 20 साल की सजा हुई। देखिए, कोर्टरूम में जो चल रहा था वो तो था ही, लेकिन उसके साथ साथ एक और लड़ाई लड़ी जा रही थी, पारदर्शिता की लड़ाई। जनता और नेता सब ये मांग कर रहे थे कि सरकार अपनी फाइलें सामने रखे और बताए कि उसे क्या क्या पता है। जुलाई 2025 में न्याय विभाग ने एक बड़ा ऐलान किया कि वो अब और कोई फाइलें पब्लिक नहीं करेंगे। बस इस फैसले ने एक राजनीतिक तूफान खड़ा कर दिया। लोगों के गुस्से ने कांग्रेस पर इतना दबाव बनाया कि उन्हें सीधे सीधे इस मामले में दखल देना पड़ा। और यहाँ पे कुछ ऐसा हुआ जो अक्सर नहीं होता। जनता के दबाव ने इतिहास बदल दिया। ये सब शुरू हुआ पीड़ितों की लगातार कोशिशों से और एक ऐसी राजनीतिक एकता में बदला जिसकी उम्मीद कम ही थी। 2 बिल्कुल अलग अलग पार्टियों के नेताओं ने मिलकर एक बिल पेश किया। ये बिल कांग्रेस के दोनों सदनों से पास हुआ और कानून बन गया। अब सरकार के पास कोई चारा नहीं था, उन्हें फाइलें जारी करनी ही थी। इस कानून के साथ कहानी अपने आखिरी और सबसे अहम अध्याय में पहुंच गई, उन लाखों दस्तावेजों का सामने आना जिनका जनता इतने सालों से इंतजार कर रही थी। जनवरी 2026, न्याय विभाग ने करीब
35 लाख पेज के दस्तावेज, फोटोज और वीडियोज जारी किए। ये एक बहुत बड़ी मैसिव डाटा रिलीज थी जो दशकों की जांच और संघर्ष का नतीजा थी। और ये कोई लीक नहीं था, ये एक ऑफिशियल रिलीज थी। खुद न्याय विभाग और FBI ने मिलकर ये जानकारी जारी की, उसी नए कानून का सीधा नतीजा। सालों के इंतजार के बाद सरकार वही दे रही थी जिसकी मांग की जा रही थी। लेकिन पारदर्शिता की ये जीत भी जल्द ही विवादों में घिर गई। जिस तरह से जानकारी जारी की गई वो तरीका खुद जानकारी जितना ही विवादास्पद बन गया। असल में इस रिलीज में बहुत बड़ी खामियां थीं। कुछ दस्तावेजों पर जो ब्लैकआउट किया गया था वो इतना खराब था कि कोई भी छिपी हुई जानकारी पढ़ सकता था। और सबसे भयानक गलती, दर्जनों पीड़ितों के नाम और उनकी निजी जानकारी दुनिया के सामने आ गई। इसे वकीलों ने पीड़ितों की प्राइवेसी का अब तक का सबसे बड़ा उल्लंघन बताया। और तो और बाद में पता चला कि न्याय विभाग ने अभी तक सिर्फ आधी फाइलें ही जारी की हैं। तो 2 दशकों के संघर्ष के बाद आज लाखों दस्तावेज हमारे सामने हैं। लेकिन ये कहानी का अंत नहीं है। पीड़ितों की पहचान उजागर हो चुकी है, आधी कहानी अभी भी छिपी हुई है। और ये हमें एक बहुत मुश्किल सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जब सच इतना बिखरा हुआ और अधूरा हो तो असली न्याय कैसा दिखता है? और अब जवाबदेही की मांग कौन करेगा?